दोस्तों, अब चलिए हम आज के पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, इसे हमें जानना होगा। और इसके अलावा ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, इसे हमें जानना होगा। तो दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग में होता यह है कि माध्यम के कण, जैसे हवा, तो माध्यम के कण जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी वो डोलते हैं, हिलते हैं, यानी मूव करते हैं, उसी डायरेक्शन में वेव भी मूव करता है। इसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें कि माध्यम का कण जिस दिशा में मूव करता है अपने अक्ष पर, उसी दिशा में तरंग भी मूव कर रहा होता है। जबकि ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग में उल्टा होता है, जिस दिशा में माध्यम का कण मूव कर रहा होता है उसके परपेंडिकुलर यानी उससे 90 डिग्री का एंगल बना करके और तरंग मूव करता है। तरंग और माध्यम के कणों के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है। यानी अगर वर्टिकली वेव चल रहा है तो हॉरिजॉन्टली उसका माध्यम का कण मूव करेगा, माध्यम का कण हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, जबकि वेव जो है वो वर्टिकली मूव करेगा। तो ये याद रखिएगा, जैसे आपने एक रस्सी को लटका दिया और उसको नीचे से अगर आप ऐसे खींच दें तो रस्सी के जो कण हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, रस्सी के कण ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, जबकि तरंग नीचे से ऊपर की ओर मूव करता हुआ जाएगा, है ना। तो ये 90 डिग्री पर हुआ, तो रस्सी में उठा उत्पन्न, इस तरह से खींचने से उत्पन्न तरंग यानी धनुष की जो कमान, धनुष की जो डोरी होती है उसमें जो तरंग उठता है वो कौन सा है, ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि ध्वनि किस माध्यम से आगे ट्रेवल करता है, तो एयर के माध्यम से। हमारे सामने जो एयर का जो मीडियम है वो आगे पीछे मूव करके और ध्वनि तरंग को आगे की ओर प्रोपेल करता है, आगे की ओर बढ़ाता है ना। ध्यान रखिएगा कि ध्वनि तरंग आगे की ओर बढ़ता है हवा में इस तरह से। तो जिधर हमारा साउंड वेव मूव करता है उसी डायरेक्शन में एयर के जो कण हैं वो भी मूव करते हैं, यानी दोनों सेम पैरेलल एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। कौन कौन, ध्वनि तरंग और ध्वनि के कारण जो माध्यम के कण मूव करते हैं, दोनों की गति एक दिशा में होती है। तो ऐसे तरंग को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ध्वनि तरंग किस तरह का तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि इस तरह से उनका डायरेक्शन होता है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों से 90 डिग्री, देखिए ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री पर, मैग्नेटिक फील्ड भी 90 डिग्री पर, और इन दोनों से 90 डिग्री का फिर से कोण बना करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करता है। जैसे लाइट वेव की बात होती है, लाइट वेव कैसे मूव करता है, इसी तरह से ऐसे मूव करेगा, और लाइट वेव के पैरेलल में 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दूसरे 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि जब कभी किसी लेंस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उससे होकर तो गुजरती है, लेकिन वहां पर अपवर्तन की घटना घटती है, यानी रिफ्रैक्शन की घटना घटती है। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन की घटना कब घटेगी, जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर पड़ेगी। तो अब डिपेंड करता है कि चाहे लेंस किस प्रकार का है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, या दोनों का मिक्स है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस बिंदु पर, लेंस के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ेगी उस बिंदु से वो पार तो करेगी, लेकिन वह अपने परपेंडिकुलर लाइन से या तो उसकी ओर मुड़ जाएगी या फिर उसके किस तरफ, उससे दूर हटेगी। यानी वह अपने अभिलंब से, जिसको परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, जिस बिंदु पर किरण पड़ेगी तो उस बिंदु पर पड़ने के बाद अपनी मूल दिशा से या तो दूर हट करके मुड़ेगी, पार तो कर जाएगी लेकिन दूर हट करके मुड़ेगी, या फिर वो लंब की ओर जाकर के मुड़ जाएगी, लेकिन वो मुड़ेगी जरूर। इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन की घटना कहते हैं। दूसरा है साधारण दर्पण। जब साधारण दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है
तब कौन सी घटना घटती है? तब रिफ्लेक्शन होता है, यानी परावर्तन की घटना घटित होती है। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण साधारण दर्पण पर पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, यानी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? तो वो किरण जो है वह उस पर टकराएगी और लंब से जितना एंगल बना करके वो टकरा रही है उतने ही एंगल पर फिर से वो वापस लौट जाएगी दूसरे डायरेक्शन से, उसी तरफ उसी माध्यम में लौट जाएगी, दूसरे माध्यम में नहीं प्रवेश करेगी, उसी माध्यम में, लेकिन लंब से दूसरी तरफ दूसरे साइड में उतने ही डिग्री का एंगल बना करके वापस लौट जाएगी। और तीसरा है प्रिज्म। जब प्रिज्म से प्रकाश की किरण प्रिज्म के ऊपर पड़ती है, प्रिज्म के फलक के ऊपर पड़ती है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में बट जाती है। और इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोस्तों, क्लोरोफिल का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो क्लोरोफिल जो है एक ऐसा केमिकल है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से तत्व यानी एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो उससे बेहतर है कि आप जान लीजिए कि क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, क्लोरोफिल का फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। यानी इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? तो C55 यानी कार्बन हो गया, H72 यानी हाइड्रोजन के 72 एटम हैं, ऑक्सीजन 5 यानी O5 यानी ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं, और इसके अलावा नाइट्रोजन के 4 और उसके बाद मैग्नीशियम यानी Mg के का 1। दोस्तों, ये तो जानते ही हैं कि जो पौधे होते हैं वह पृथ्वी के अंदर से यानी भूगर्भ से जल ग्रहण करते हैं। किसके जरिए? अपने जड़ों के जरिए। और जड़ों में जो पानी ग्रहण किया जाता है, जो जड़ें पानी को शोषित करती हैं, अवशोषित करती हैं, उसे किस अंग के माध्यम से पेड़ के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है? क्योंकि वही पानी पत्तियों में पहुंचाया जाएगा, तनों में पहुंचाया जाएगा, हर एक अंग में, हर एक टिश्यू में वह पानी जड़ों से पेड़ के हर एक अंग में पहुंचाया जाता है, एक खास किस्म की नली के द्वारा, डक्ट के द्वारा। उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उस नली का नाम है जाइलम। जाइलम के द्वारा क्या होता है कि जड़ों से पानी को पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। दूसरा है, जब भोजन तैयार कर लिया जाता है पौधे के द्वारा, तो उस तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों में क्या किया जाता है? संचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है? जैसे फलों में इकट्ठा किया जाता है, तनाओं में इकट्ठा किया जाता है, यानी जो ब्रांचेस हैं उसमें इकट्ठा किया जाता है। तो पत्तियों में भोजन बनता है, आप तो जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, और फिर उसे एक पाइप के द्वारा विभिन्न अंगों में उसको पहुंचा दिया जाता है। वो पाइप कौन सी होती है? बहुत ही पतली सी तंतुनुमा पाइप होती है, उस पाइप का नाम है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जड़ों से पानी को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। साथ ही साथ भोजन जब बन जाता है पत्तियों में, तो वहां से पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम नाम का एक अलग पाइप करता है। तो जाइलम और फ्लोएम ये 2 अंग हैं पौधे के, याद रखिएगा। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर लोगों को समझाते हैं कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। दिन के समय आप पेड़ के नीचे सो सकते हैं, लेकिन रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। काहे? पेड़ पर भूत होता है, मुआ देगा, जान ले लेगा। सही है ये बात। देखिए, भूत होता है या नहीं होता है, लेकिन जान जा सकती है। अगर विशाल पेड़ हो और आप उसके नीचे सोए हो तो कैसे जिंदगी पर संकट आपके आ सकता है, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। उसका कारण सुन लीजिए। होता यह है कि जो पौधे होते हैं दिन के समय फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान वे क्या करते हैं कि सांस भी ले रहे हैं, तो सांस लेने का काम भी चलता है और फोटोसिंथेसिस भी साथ साथ चल रहा होता है। सांस लेने के दौरान पौधे क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक तरफ ये चल रहा होता है, और दूसरा फोटोसिंथेसिस जब होता है, ये श्वसन की क्रिया हो गई। श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन लेगा पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा।
जबकि साथ ही साथ उसी समय सूरज की मौजूदगी में, सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय ये क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो जाहिर है कि ऑक्सीजन आपके पेड़ के चारों ओर क्या हो रहा है, बन रहा है, चारों तरफ ऑक्सीजन बन रहा है फोटोसिंथेसिस के कारण। तो जाहिर है आप पेड़ के नीचे अगर सोते हैं तो आपको दिन के समय घुटन महसूस नहीं होगी, जबकि रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता, यानी पौधे ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, खाली सांस लेते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में वही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप एक घने पेड़ के नीचे सोए हुए हैं तो उस समय क्या होगा, पेड़, उतना विशाल पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और ऑक्सीजन भारी मात्रा में अवशोषित करेगा। तो ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी जहां आप सोए हुए हैं। तो वैसे में क्या होगा, आप फेंट कर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं और धीरे धीरे अगर आप नहीं जगे या किसी ने आपको नहीं जगाया तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे सिर्फ और सिर्फ सांस लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं और एक तरफ ये काम चलता है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत श्वसन का काम भी चल रहा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बन रहा होता है दिन के समय, आप आराम से पेड़ के नीचे सो सकते हैं। हाँ, सांप बिच्छू कनगोजर से थोड़ा सा बच के रहिएगा, बेहतर है घर में सोइए, काहे के लिए पेड़ के नीचे सोइएगा। दोस्तों, आजकल ब्लड शुगर की बीमारी बहुत ही विकराल होती जा रही है, लोगों को डायबिटीज की बीमारी बहुत ही विकराल होती जा रही है। ये बीमारी कैसे होती है, तो इस बीमारी का कारण है हमारा जो शरीर है उसमें लिवर के पास एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अग्न्याशय के नाम से जानते हैं, यानी पेनक्रियाज। तो ये जो पेनक्रियाज है यानी अग्न्याशय, इसी पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय के अंदर से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, रिलीज होता है। उस हार्मोन का क्या नाम है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और यही इंसुलिन क्या करता है कि हमारे खून में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, यानी जरूरत से ज्यादा शुगर नहीं रहने देता। अगर शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ रहा है और सही तरीके से इंसुलिन रिलीज हो रहा है, कहां से, पेनक्रियाज से, तो उसको वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके हमारी चमड़ियों के नीचे इकट्ठा कर देता है। यानी शुगर का जो अधिक मात्रा है वह ब्लड से निकल करके कहीं और इकट्ठा हो जाता है ग्लाइकोजेन के रूप में, इंसुलिन अगर सही तरीके से निकल रहा हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन को सीक्रेट करने वाला कौन सा ग्रंथि है, तो वो है कौन सा है, तो पेनक्रियाज। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड के किस हिस्से के द्वारा मदद की जाती है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट्स के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन में मदद मिलती है। अब ये लिम्फोसाइट क्या है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। तो बीसीजी के जरिए किस रोग को रोकने का प्रयास किया जाता है, बीसीजी का टीका किस रोग को रोकने के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा क्षय रोग को रोकने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब मिलते हैं दोस्तों। अब अगले वीडियो में आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमारे काम के बारे में जरूर बताएं ताकि इसको इंप्रूव करने में हमें मदद मिल सके। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।